हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर दी है चैप्टर 4 की, क्लास 12 की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन वीडियो को जाकर देखें, जिससे कि आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर रहें और आप आगे की सारी प्रोसेस और सारे टॉपिक्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इवन इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसटीसीटी बोर्ड एज वेल एज नीट में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट 2022 में यानी इस बार यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें इसे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो फिर आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप सब्सक्राइब किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, डीएनए क्या है। डीएनए एक वंडर मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी को, नियरली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इनहेरिटेंस से क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि माँ बाप से जो भी कैरेक्टर, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं बच्चों में, उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए स्पर्म और ओवा के थ्रू कहां पर आ जाता है, बच्चे में आ जाता है। तो डीएनए आ गया सेम, तो इसलिए क्या होता है, जो कैरेक्टर मम्मी पापा में थे, जैसे मम्मी पापा का जो बॉडी का कलर था, आईज का कलर था, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, बोलने का तरीका, ठीक है, ये सारी चीजें किस में दिखती हैं, फिर बच्चों में दिखती हैं। ठीक है, तो इवन हमारी बॉडी में ज्यादातर हमारी बॉडी का पार्ट, लाइक सपोज करिए हमारी बॉडी का कलर कौन बनाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन एक्चुअल में किससे बनता है, डीएनए से बनता है। कैसे बनता है वो हम सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में मेनली जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो चाहे डाइजेशन ही क्यों ना हो, वो भी डीएनए की ही वजह से होता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर डाइजेशन कैसे डीएनए की वजह से होता है। जस्ट बिकॉज बच्चों कि देखिए, डाइजेस्ट करने के लिए फूड को क्या चाहिए, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन किससे बनता है, एमआरएनए से, और एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से समझिए। जैसे कि यहां पर देखिए ग्रैंडफादर जी हैं, ठीक है, एक ग्रैंडफादर है, ये वो बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर है ये, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ग्रैंडफादर से कौन बने, फादर। फादर से कौन बना, बताइए, सन या डॉटर, है ना, सन या डॉटर। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे बच्चों, ठीक है, यहां पर देखिए, ये ग्रैंडफादर सपोज करिए क्या है, डीएनए। ठीक है, ये डीएनए ने किसको बनाया, ठीक है, डीएनए ने किसको बनाया, एमआरएनए को, एमआरएनए को, और एमआरएनए ने किसको बनाया, प्रोटीन को। अब समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि जैसे ग्रैंडफादर ने फादर को बनाया, उसी तरह डीएनए ने किसको बनाया, एमआरएनए को। जिस तरह फादर ने सन या डॉटर को बनाया, उसी तरह एमआरएनए ने किसको बनाया, प्रोटीन को बनाया। और प्रोटीन ही क्या बनाते हैं, बताइए, एंजाइम बनाते हैं। सर क्या बनाते हैं, एंजाइम। और एंजाइम ही क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो ओवरऑल डाइजेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताइए, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर डीएनए नहीं होता मेरे बच्चों तो एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, और एमआरएनए नहीं बनता तो प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनता तो एंजाइम नहीं बनता, एंजाइम नहीं बनता तो डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, बहुत ही वंडरफुल सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, The DNA molecule regulate and control all the activities of cell because of its unique structure। तो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या करता है, ये हमारी बॉडी की ज्यादातर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंड इट इज एबल टू कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जी हाँ, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, लिख लेना, टर्मिनोलॉजी है फॉर्मेशन। ये क्या करता है, दूसरे भी मॉलिक्यूल को बनाता है। कौन से दूसरे मॉलिक्यूल, आगे हम पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम व्हेन द सेल रिप्रोड्यूस, जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है, यानी 1 सेल से 2 सेल बनती है, तो ये क्या करता है, खुद को भी बनाता है और दूसरे भी मॉलिक्यूल्स को बनाता है। ठीक है, द डीएनए आल्सो शुड डुप्लीकेट इटसेल्फ टू डिस्ट्रीब्यूट। जी हाँ, खुद का डुप्लीकेशन करता है, मतलब खुद की कॉपी बनाता है, बहुत सारी कॉपी बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, इक्वली टू द डॉटर सेल्स as a carrier of genetic information, DNA has to perform 2 important functions। तो ये कैसा है,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें छुपी हुई होती है, जो मम्मी पापा से कैरेक्टर आ रहे हैं वो छुपे हुए होते हैं डीएनए में, ठीक है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। पहला क्या है, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन। दूसरा क्या है, ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। समझिएगा जरा टर्मिनोलॉजी, हमेशा एक चीज याद रखिएगा मेरे बच्चों, जो बायोलॉजी है ना बहुत ही कोडिंग सब्जेक्ट है। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, वो जानते हैं बायोलॉजी इतनी कोडिंग है ना कि मतलब बस नॉर्मली लोग समझते हैं बायोलॉजी बहुत इजी है या रट्टाफिकेशन का एक सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें वैसे ही आपको दिखेंगी जैसा आप उसे देखना चाहते हैं या फिर जैसा आपका नॉलेज है, ठीक है। आइए जरा ब्रेक करते हैं और देखिए, हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि बस हम उस क्वेश्चन को ब्रेक करें और उससे आंसर निकाल लें, ठीक है। जरा समझते हैं हेट्रोमिस। देखिए ये हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन, तो कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए कैटलिस्ट क्या होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, बट वो कभी भी, जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है। हेट्रोमिस क्या होता है बच्चों, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ये कैटालिटिक फंक्शन करेगा। मींस व्हाट, ये इसमें दो प्रोसेस होती है। कौन कौन सी बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और क्या होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों mRNA या फिर RNA का हम बोले, सभी टाइप के RNA का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और समझिए ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब डीएनए आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा तो उसे बोलेंगे उसका हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ऑटोमिस क्या होता है, ऑटो रिक्शा, जी बिल्कुल नहीं। ऑटोमिस क्या होता है बच्चों, सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ होता है। जैसे हमारे मोबाइल में ऑटो कट होता है ना, जैसे मोबाइल 100% चार्ज हो गई तो फिर चार्जिंग होना स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। या फिर हम आयरन करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, ऑटो कट हो जाता है वो, ठीक है, अपने आप बंद हो जाता है आयरन, ठीक है। तो ऑटोमिस क्या होता है, सेल्फ। कैटलिस्ट तो हमें पता है, मीन्स व्हाट, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए का फॉर्मेशन करता है, देख रहे हो, खुद से ही खुद को बना रहा है, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, रेप्लिकेशन। इसी बोलते हैं ऑटोकैटालिटिक फंक्शन, खुद को बना रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या, चलिए बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कितने लोगों को पता है वाई डीएनए कॉल्ड डीएनए, डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, 9 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डोग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डोग्मा क्या है, ठीक है, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में भी, ठीक है। सर आप बार बार नीट का क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी फील्ड में सबसे बड़ा एग्जाम यही होता है, ठीक है। और अगर आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा को वेरी वेरी आईएमपी करिएगा। इसे किसने दिया था, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, इट इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है। बट डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक मिलकर दिया था, दो लोगों ने, ठीक है। नाम बड़े भयानक होते हैं इन साइंटिस्ट के, हमारे यहाँ के दिनेश, मुकेश, सुरेश ने दिया होता तो मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। चलो दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है बच्चों, देखिए जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है हमारा, मैंने आपको बताया क्या, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, आरएनए का। किसका फॉर्मेशन करेगा, आरएनए का। अब आरएनए कितने टाइप के होते हैं बच्चों बताइए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, है ना।
इन सभी टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करता है डीएनए, ठीक है। और ये जो आरएनए होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है मेरे बच्चों? प्रोटीन का। किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। अब जरा समझिएगा, एक प्रोसेस और होती है, वो क्या होती है? जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए से हो रहा है तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? रेप्लिकेशन। क्या बोला था बच्चों? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस थी? ऑटो कैटालिटिक थी। कैसी थी? ऑटो कैटालिटिक, है ना। ऑटो कैटालिटिक फंक्शन था डीएनए का, ठीक है। अच्छा, जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो तीनों टाइप का आरएनए हो सकता है। एमआरएनए को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अच्छा, जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, मेनली एमआरएनए बनता है जो कि मैसेज को आगे ले जाता है डीएनए को। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। गेटिंग? अच्छा, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, है ना। अब हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, ये दोनों कैसा फीचर था डीएनए का? हेट्रोकैटालिटिक था। कैसा था मेरे बच्चों? हेट्रोकैटालिटिक, है ना। हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन था, ये हमें पता है। क्लियर है? अब एक चीज समझिएगा, सर अभी भी समझ में नहीं आया सेंट्रल डोग्मा है क्या? बच्चों, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन वाया आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। क्या है? लिख देते हैं सर। इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नोट करिए बच्चों, information from DNA to RNA, RNA and RNA to protein is called, क्या बोलेंगे? is called सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। डोग्मा मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? लॉ, नियम, ठीक है। बट यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस दुनिया में सबसे पहले डीएनए नहीं बना, ठीक है, इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे। इस दुनिया में सबसे पहले क्या बना? आरएनए बना। आरएनए से चल के डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है, जब आरएनए से क्या होता है बच्चों? डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये देखो उल्टा हो रहा है ना, तो रिवर्स प्रोसेस हो गई। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनता था तो क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स होगी प्रोसेस, तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया मेरे बच्चों? समझ में आया क्या? अगर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अच्छा, ध्यान रखिए, हम रेप्लिकेशन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो बेस है ना, हम उसे मजबूत कर रहे हैं। बेस एकदम जीरो से तुम्हें हीरो बना दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं तुम्हारे, ठीक है। और इसे पढ़ने के बाद ना, ये लेक्चर देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर रह गया तो फिर से वीडियो देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं मेरे बच्चों आगे नेक्स्ट पेज पर। इसे मैं इरेज करता हूं। ओके, आइए चलते हैं। यहां पर देखिए जो हमने पढ़ा, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन और ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। तो यहां पर देखिए वही सारी चीजें दी गई हैं हमारे नोट्स में, ठीक है। नोट्स में क्या दिया गया है मेरे बच्चों? यहां पर देखिए कि व्हेन द डीएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी खुद को छोड़कर जब दूसरे मॉलिक्यूल को बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम? हेट्रोकैटालिटिक। दूसरे मॉलिक्यूल कौन कौन से बच्चों? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, क्या बोला इसे? ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को क्या बोला था? ट्रांसलेशन। इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, ऑटोकैटालिटिक फंक्शन क्या हमने पढ़ा था? ऑटो मींस व्हाट? सेल्फ, यानी खुद को जब बनाएगा, ठीक है। व्हेन द डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अंडरलाइन करिएगा, जब डीएनए खुद को बनाए, सिंथेसिस ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, उस फंक्शन को हमने क्या बोला था? ऑटोकैटालिटिक फंक्शन बोला था। एग्जांपल क्या था? रेप्लिकेशन,
मिला क्या? हाँ, हर एक पॉइंट देखेंगे हम, ठीक है। The process by which DNA duplicate itself is called replication. Through replication, it forms two copy that are identical to it. जी हाँ, जैसे समझिए, अगर रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिका मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, समझिए, रेप्लिका टर्म है, साइंटिफिक टर्म है। रेप्लिका मीन्स होता है क्या? कॉपी बनाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जेरोक्स वाले भैया के पास जाते हैं, आप क्या बोलते हैं कि सर ऐसा है, ये मेरी एक ओरिजिनल कॉपी है, आप इसको क्या कर दीजिए, जेरोक्स कर दीजिए। तो जब भी आप एक अपनी ओरिजिनल कॉपी देते हैं, जब वो एक फोटो स्टेट करता है उसका, तो फिर आपको कितनी कॉपियां देता है? 2 कॉपियां, एक आपकी ओरिजिनल, एक एक्स्ट्रा कॉपी। तो आपके पास टोटल कितनी कॉपी हो गई? 2। इसी तरह जो डीएनए होता है मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, जो डीएनए होता है, अगर हमने इसका रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? कॉपी करना। तो ये इससे 2 कॉपी बन जाएंगे, तो कंटेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए वही चीज, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। वेट ए सेकेंड, यहां पर देखिए थोड़ी सी चीजें मैं यहां पर स्पेस बनाना चाहूंगा, हाँ ठीक है। चलो यहां पर देखिए बच्चों, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या बोला है? रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बोला है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बोला है? ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ देखिए, आरएनए से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डीएनए का। इसे क्या बोला है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वेट ए सेकेंड, आ जाओ भाई, देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। हर एक पॉइंट को हम देखेंगे, बुक के भी और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे भी कवर करके रखेंगे, ठीक है। वाह जी, क्या बात है। आइए सर देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। हम इंटर कर चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली पूछे गए हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एज वेल एज हमारे बोर्ड के एग्जाम में। वो क्या है बच्चों? अंडरलाइन करेंगे। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वंस इन द सेल साइकिल। इट अकर, यहां से अंडरलाइन करेंगे, इट अकर इन एस फेज ऑफ इंटरफेज। जी हाँ, इंटरफेज की एस फेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। सर अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। हमने सेल डिवीजन पढ़ रखा है क्लास 11th में। क्या पढ़ रखा है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सेल साइकिल पढ़ा था। तो जो सेल का डिवीजन होता है मेरे बच्चों, ठीक है, उसमें 2 फेजेस होती हैं। क्या क्या? इंटरफेज, इंटरफेज और एम फेज, है ना। इंटरफेज और एम फेज। अब इंटरफेज में 3 फेजेस होती थी, कौन कौन सी? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो ये जो S फेज आपको दिख रही ना, इसी में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। आगे देखिए बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू द सेमी कंजर्वेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। एंड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। यहां पर अंडरलाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट का पूछा गया क्वेश्चन, इसे स्टार कर लीजिए, ठीक है। अब सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है मेरे बच्चों, समझिएगा। इट इज मेड अप ऑफ ऑल्सो 2 टर्म्स। कौन कौन से सर जी? कौन कौन से? इतना कोडिंग है बायोलॉजी, इतना बायोलॉजी कोडिंग है सर। जी हाँ बच्चों, बहुत ही ज्यादा बायोलॉजी कोडिंग है। आइए जरा समझते हैं। सेमी मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? सेमी मीन्स होता है हाफ। क्या होता है? हाफ, ठीक है। कंजर्व मतलब क्या होता है? सेव करना, है ना, सेव करके रखना, हाफ सेव करके रखना। क्या हाफ सेव करके रखेंगे? जैसे समझिए, यहां पर देखिए एक डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए है। कैसा डीएनए है? पेरेंट डीएनए है बच्चों। अब ये डीएनए की दोनों स्टैंड कैसी हैं? ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। ग्रीन कलर की दोनों स्टैंड। जब इसका रेप्लिकेशन हम करेंगे ना, रेप्लिकेशन करेंगे तो 2 डीएनए बनेंगे, और इन दोनों डीएनए को हम क्या बोलेंगे? डॉटर डीएनए। क्या बोलेंगे? इन दोनों डीएनए को डॉटर डीएनए बोलेंगे। सर सन डीएनए क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लड़के नालायक होते हैं। और बताओ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि ओनली फीमेल हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू लाइफ। तो ये डीएनए भी आगे चल के क्या करेगा? आगे दूसरे डीएनए बनाएगा, ठीक है। मेल नई लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन फीमेल कर सकती है। इसलिए तो हमारी मम्मी ग्रेट है ना, हम सभी की। हाँ समझिए। तो पहले क्या होगा? ये ग्रीन वाली स्टैंड ना अलग अलग हो जाएगी। देखिए पहले ग्रीन वाली अलग अलग हो गई, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाली स्टैंड हमें दिख रही है ना बच्चों, ये कौन सी स्टैंड है? ओल्ड स्टैंड है, ठीक है।
अब इस पर क्या होगा, रेड कलर की जो दिखाई गई है यहाँ पर वो नई स्टैंड है। कैसी स्टैंड है, न्यू स्टैंड। ये न्यू स्टैंड इस पर फॉर्म हो जाएगी। तो हर एक डॉटर डीएनए जो होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद, ठीक है, जो डीएनए बनता है उसमें हर एक स्टैंड जो होती है, एक ओल्ड स्टैंड होगी, एक न्यू स्टैंड होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिए। हर एक डीएनए जो बनेगा, हर एक डॉटर डीएनए जो बनेगा रेप्लिकेशन के बाद, उसमें एक ओल्ड स्टैंड होगी, एक न्यू स्टैंड होगी। तो हर एक डॉटर डीएनए क्या करता है, एक अपने पेरेंट के डीएनए को रखता है, एक नई स्टैंड बनाता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। हाफ अपने पार्ट को, अपने पेरेंट्स का जो है दिया हुआ संस्कार है या फिर दी हुई प्रॉपर्टी है या दी हुई अमानत है, उसे सहेज कर रख रहा है, सुरक्षित रख रहा है। दैट्स व्हाई कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, डीएनए कैसे बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ऐसे ए और बी। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन होगा मेरे बच्चों तो क्या होगा, जब रेप्लिकेशन होगा इसका तो ये वाली ए वाली चेन देखो यहां पर आ गई। ठीक है, ये वाली ए वाली चेन यहां पर आ गई। यहां पर देखिए ये बी वाली चेन यहां पर आ गई। ठीक है ना, बी वाली चेन है यहां पर आ गई। तो हम देखेंगे कि जो नई स्टैंड बन रही है ना, इसके अराउंड ऐसे बनेगी। ठीक है, और यहां पर देखिए ये दूसरी चेन ऐसे बनेगी। तो इन दोनों को क्या बोला हमने, डॉटर डीएनए। क्या बोला, डॉटर डीएनए बोला हमने, डॉटर डीएनए बोला। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ए वाला डीएनए है, ये इसमें भी एक नई स्टैंड है, एक पुरानी स्टैंड है। बी में भी क्या है, एक नई स्टैंड है, एक पुरानी स्टैंड है। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये अपने मम्मी पापा के क्या कर रहा है, एक पुरानी स्टैंड को संभाल के रख रहा है। समझ में आया क्या? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ज्यादा मैं समझा रहा हूँ क्या, समझ में आ रहा है ना, बस इतना काफी। चलो इरेज करते हैं मेरे बच्चों, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस फ्लो डायग्राम हमें पढ़ना है, फ्लो चार्ट पढ़ना है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का अगर हम फ्लो चार्ट देखें, ठीक है, तो कैसा होगा, यहां पर देखिए मेरे बच्चों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पूरा बेस एकदम तैयार कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है, कि आगे चल के यही चीजें रिपीट होंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, आगे चल के यही चीजें रिपीट होंगी आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी। ठीक है, तो डीएनए का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है जो डीएनए होता है बच्चों, जो डीएनए होता है ये किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड हम पकड़ते हैं, क्या, न्यूक्लियोटाइड। लो जी, अब ये न्यूक्लियोटाइड, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। अब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किन किन चीजों से बने होते हैं, ये बने होते हैं पेंटोज शुगर से, पेंटोज शुगर से, और किससे, नाइट्रोजिनस बेस से सर, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या सर जी, और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड या फिर इसी, या फिर क्या, फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड से जब हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो क्या बचेगा, फॉस्फेट ही तो बचेगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 क्या है सर, एसिड है। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ये बिहेव कैसा करता है मेरे बच्चों, एसिडिक नेचर में बिहेव करता है डीएनए। ठीक है ना, इसलिए बोला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ, चलिए अब जरा समझते हैं बच्चों कि जो पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, ये पेंटोज जो शुगर है मेरे बच्चों, पेंटोज शुगर कौन सी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है जो शुगर उसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर, प्यूरीन होता है, और क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, प्यूरीन कितने टाइप का होता है सर, और पिरिमिडीन कितने टाइप के होते हैं, ये भी बताइए, समझिए मेरे बच्चों। प्यूरीन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो इसे एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक के थ्रू ज़्यादा बेटर होगा। लाइक हमें पता है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई है, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया में जब शादी होती है, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट है ना। तो शादी होती है किसी भी पर्सन की, तो वो जनरली आप देखिए जो वाइफ होती है ना,
स्टार्टिंग में बड़े प्यार से बुलाती है, ए जी सुनते हैं, दौड़ा दौड़ा हस्बैंड किचन तक जाता है, बोलिए क्या बात। फिर वाइफ कहती है कि वेजिटेबल कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ट्रिक, वाइफ ने क्या बोला, ए जी सुनते हैं, ए जी, ठीक है, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, है ना, ए जी सुनते हैं। तो फिर क्या दौड़ा दौड़ा हस्बैंड गया किचन तक, बोला क्या करना है, तो उसने क्या बोला, वाइफ ने क्या बोला, वेजिटेबल क्या करना है, कट करना है, CUT, लो जी हो गया। तो प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं, ए एंड जी। ए क्या इंडिकेट करता है बच्चों, एडेनिन, क्या इंडिकेट करता है, एडेनिन, है ना, एडेनिन। जी फॉर क्या होता है, ग्वानिन, क्लियर है। एंड पिरिमिडिन 3 टाइप के, CUT, सी फॉर साइटोसिन, साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल, क्लियर है। टी फॉर क्या होगा मेरे बच्चों, थाइमीन, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखेंगे, यूरेसिल। यूरेसिल में क्या एक्सेप्शन है बच्चों, इट ओनली प्रेजेंट इन RNA एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, ठीक है। ये क्या होगा, ओनली प्रेजेंट इन RNA, किसके प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ टी, टी मतलब क्या, थाइमीन, ठीक है। तो याद रखेंगे मेरे बच्चों, एडेनिन ग्वानिन किसके पार्ट है, प्यूरिन के, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन किसके पार्ट हैं, पिरिमिडीन की। तो डीएनए में कोई 4 ही नाइट्रोजिनस बेस होंगे, कौन कौन से डीएनए में होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। ये किस में प्रेजेंट होंगे मेरे बच्चों, बताइए, डीएनए में, किस में प्रेजेंट होंगे, डीएनए में। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए की बात करें तो उसमें कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन नहीं होगा, क्या होगा, यूरेसिल। ये चारों नाइट्रोजिनस बेस किस में प्रेजेंट होंगे, आरएनए में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा फ्लो डायग्राम है सर जी, हालांकि हैंड राइटिंग उतनी ही गंदी है, पता है मेरे बच्चों, इतनी बेइज्जती नहीं करते टीचर की, ठीक है। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इरेज करें, हाँ वीडियो पॉज करके ले लो, ठीक है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। इससे पहले मैं 4 बार शूटिंग कर चुका हूं इस वीडियो की, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आ रहे थे, दैट्स वाई बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। तो इससे पहले का जो आपने वीडियो देखा वो मॉर्निंग में शूट किया गया है, अभी ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये इवनिंग का शूट किया गया है, ठीक है। इससे पहले 4 बार मेरा वीडियो एरर हो गया, कुछ टेक्निकल इशू हैं, ठीक है। फिलहाल देखते हैं। तो शाम है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वॉइस ज़्यादा सुनने को मिलेगी आपको, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोसेस इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा सर आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं ना, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी, तो आप क्या करिए बच्चों, प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जैसे दूसरे भी स्टूडेंट को क्या हो सके, एडवांटेज हो सके। सर आप तो डॉलर छाप रहे होंगे ना इससे, नहीं बेटा, इसमें क्या होता है ना, जो स्टडी कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन स्टडी में बहुत कम पैसे मिलते हैं, ठीक है। बस अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर, तो इसी बात पर एक कमेंट कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा बताइए, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा पहला स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सर न्यूक्लियोटाइड को क्यों एक्टिवेट करना है, सर ये जरा समझिए। यहाँ पर जो डीएनए बना होता है, यहाँ पर देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, है ना, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं, डीएनए। क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, डीएनए। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड हैं इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर ये नए नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे मेरे बच्चों, तो क्या होगा, ये चैन लंबी होती चली जाएगी, ठीक है ना, ये चैन लंबी होती जाएगी। या फिर हमें नया कोई डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। हाँ तो जैसे समझिए न्यूक्लियोटाइड को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे आपको स्टडी करनी है तो आप तुरंत जैसे सो रहे हैं तो सोने के बाद उठे और तुरंत तो स्टडी करने नहीं बैठ जाएंगे, आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, आप थोड़ा फ्रेश होते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, स्टडी करते हैं। उसी तरह हमें न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एंजाइम लगाने पड़ेंगे, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक्टिवेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए, यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उन सारे एंजाइम्स को मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, ठीक है, इसे नोट करिए बच्चों। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए हमें क्या चाहिए, फॉस्फेट। क्या चाहिए बच्चों, फॉस्फेट चाहिए, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, 2 फॉस्फेट एटलीस्ट हम ऐड करेंगे, ठीक है, PO4 3-, क्लियर है। और क्या चाहिए, जो एंजाइम चाहिए हमारा मेन, वो क्या है, फॉस्फोराइलेज। क्या चाहिए, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ एक्टिवेशन, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या फिर इनिशिएशन पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा डीएनए है ना बच्चों, ये हमारा इतना बड़ा डीएनए है, तो इस डीएनए को कहीं से भी हम कट करके इससे रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से हम क्या करते हैं, कट करते हैं और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, या जिस रूम में मैं बैठकर इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, इस रूम में कहीं से भी एंट्री नहीं ली जा सकती। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से हम एंट्री ले सकते हैं किसी भी रूम में, उसको बोलते हैं डोर। तो उसी तरह किसी भी डीएनए में रेप्लिकेशन अगर हमें स्टार्ट करना है तो कहीं से भी नहीं स्टार्ट किया जा सकता, उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्लियर है। और हम क्या करते हैं, इनिशिएशन पॉइंट को कट करने के लिए, ठीक है, हम एक एंजाइम लगाते हैं बच्चों, कौन सा, इंडोन्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम, इंडोन्यूक्लियेज। और इंडोन्यूक्लियेज किस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ब्रेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ब्रेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस चीज को याद रखिएगा, डाइएस्टर बॉन्ड को क्या करता है मेरे बच्चों, ब्रेक करता है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड वन क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अनवाइंडिंग मतलब क्या होता है, ओपन करना। अगर हमने इसे कट कर दिया है तो हम क्या करेंगे, फिर इसे ओपन करेंगे। ये चैन देखिए बच्चों, ये है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है ना, ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है, डीएनए हेलिकेज। अच्छा, इसका दूसरा नाम बता दीजिए सर। इसका दूसरा नाम है बच्चों अनवाइंडेज। क्या नाम है, अनवाइंडेज। अनवाइंडेज क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, खोलता है, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, क्लियर मेरे बच्चों, नोट कर लेंगे। आगे देखिए फिर क्या होगा, वाई शेप रेप्लिकेटिंग फॉर्क ऐसे तैयार हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे वाई शेप रेप्लिकेटिंग फॉर्क तैयार हो जाती है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क, क्लियर है। फिर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब जो हमारा मेन एंजाइम है बच्चों, ठीक है, उसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्लियर है। हमारी बुक में ऐसा नहीं दिया गया, हमारी बुक में सिर्फ क्या दिया गया है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्लियर है बच्चों। लेकिन ये कभी भी स्टार्ट नहीं करता, ठीक है, ये स्टार्ट नहीं करता। जैसे हम में बड़ा पोटेंशियल होता है, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर की, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा प्रमोटर जो हमें थोड़ा प्रमोट कर सके, थोड़ा मोटिवेट कर सके। जैसे मैं आपको करता हूं, आपके पेरेंट्स आपको करते हैं, आपके फ्रेंड आपको करते हैं, ठीक है, फिर आपको क्या करते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को करने के लिए। तो उसी तरह डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, ये नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ तो सकता है लेकिन स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, वो बनाता है। एंजाइम का नाम पहले लिख लेते हैं, आरएनए प्राइमेज। एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए प्राइमेज। और ये आरएनए प्राइमेज जिस छोटे से मॉलिक्यूल को बनाता है उसका नाम क्या है, आरएनए प्राइमर। क्या नाम है मेरे बच्चों, आरएनए प्राइमर। अब ये जो आरएनए प्राइमर है ना, यही स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद इस काम को कौन बढ़ाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्लियर है। नहीं समझ में अगर आ रहा है तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, इस बात की गारंटी है। फिर क्या होगा बच्चों, कुछ कंटिन्यूअस स्टैंड बनेंगे, उन्हें बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड। कुछ डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बनेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है।
फिर उसके बाद 2 नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों, या फिर नोट कर लीजिए, पॉज करके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे होती है हमारी प्रोसेस रेप्लिकेशन की। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था मेरे बच्चों, बताइए। हमारा पहला स्टेप क्या था, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करना है। लेकिन सर ये मुझे बताइए, ये न्यूक्लियोटाइड होंगे कहाँ। समझिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और एस फेज ऑफ इंटरफेज में होता है। ये देखिए, ये क्या है मेरे बच्चों, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या है, हमारा प्यारा डीएनए। क्लियर है मेरे बच्चों। अब समझिए, अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है ना, जो लिक्विड होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मींस क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए, न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं, हैविंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इन न्यूक्लियोटाइड को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जब ये इनएक्टिवेटेड होते हैं तो कैसे दिखते हैं, यहां पर देखिए, नोट करिए बच्चों। ठीक है, यहां पर देखिए, नीचे मैं लिखता हूं, जब ये इनएक्टिव होते हैं, जब ये न्यूक्लियोटाइड इनएक्टिव होते हैं तो कैसे दिखते हैं, इनको देखिए। पहले होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एडेनिन मोनोफॉस्फेट। फुल फॉर्म पूरा लिखिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एडेनिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब क्या, सिंगल फॉस्फेट होगा। और याद रखिए, कोई भी सिंगल फॉस्फेट वाला कंपाउंड होगा तो वो जनरली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा होता है, ये पहला है मेरे बच्चों, जो दूसरा होता है वो कौन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। जो तीसरा होता है वो कौन होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। एंड जो फोर्थ वन होता है लास्ट, उसका क्या नाम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड थाइमीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है मेरे बच्चों। अब जरा समझिए, जब हम इसे एक्टिवेट करते हैं, जब इसे हम एक्टिवेट करते हैं, जब ये एक्टिव होगा तो कैसा दिखेगा, और कैसे हम इसे एक्टिव करते हैं जरा समझिए। हम क्या करते हैं, इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एडेनिन मोनोफॉस्फेट में क्या करते हैं मेरे बच्चों, एक एंजाइम लगाते हैं। कौन सा, फॉस्फोराइलेज। क्या लगाते हैं, फॉस्फोराइलेज। ये वो एंजाइम है जो कि काम करता है। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं सर, बायो कैटलिस्ट होते हैं। व्हाट आर कैटलिस्ट, द मॉलिक्यूल हैविंग एबिलिटी टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सर ये क्या था, सुनकर अच्छा लगा, समझ में नहीं आया। सुनिए जरा ध्यान से, केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कुछ लोगों को समझ में भी आया होगा। बायोमोलिक्यूल या फिर मेनली जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ये कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, बट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉस्फोराइलेज क्या है, एंजाइम है, और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, 2 मोल ऑफ फॉस्फेट, PO4 3-। लो जी, अब पहले मोनोफॉस्फेट था बच्चों, अब 2 फॉस्फेट और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या देखिए, ATP बन गया क्या, हाँ जी, ये एक्टिव है। बात समझ में आई क्या, हाँ। सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे, दूसरे वाले के साथ भी। तो बताइए मुझे, ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आई क्या सर, हाँ। यहां पर देखिए तीसरे वाले के साथ भी सेम थिंग्स करेंगे। ठीक है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम में और 2 फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और चौथे वाले के साथ भी यही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्टिव हो गया, अब ये रेडी है डीएनए बनाने के लिए। बात समझ में आई क्या बच्चों। अब जरा समझिए, ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये 2 तरीके से काम करते हैं। कैसे बच्चों, एक्ट एज, कैसे काम करेंगे, एक्ट एज सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोवाइड एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड एनर्जी। सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, समझ में आएगा कैसे, जरा समझिए। इसी से रिलेटेड हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, क्या, सेल इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, है ना। सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। जैसे
ये मेरी फिंगर है, ये किसकी बनी है मेरे बच्चों बताइए? सेल की बनी हुई है। और इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें जो फंक्शन हो रहा है, वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है? सेल की हेल्प से ना। तो सेल क्या कर रही है? स्ट्रक्चर भी बना रही है और फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं। सबस्ट्रेट मतलब क्या? डीएनए को बनाएंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, साथ ही साथ डीएनए के फॉर्मेशन में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी कौन प्रोवाइड करेगा? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आई? हाँ सर, यही तो बता रहा था मैं आपको। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। हाँ, उसके नीचे बॉटम पर स्पेस है तो वहां पर नोट करिए। ऐसे फ्लो डायग्राम में थोड़ा इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेमोराइज करना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? पॉइंट ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमारा प्यारा डीएनए है और इस डीएनए में हमने क्या किया? एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट लगाया। ठीक है, एक कट लगाया हमने। तो यहां पर कौन सा एंजाइम लगाया था बच्चों बताइए? हमने इंडोन्यूक्लियेस है ना, इंडोन्यूक्लियस। इको आर आई फर्स्ट, हिंद सेकेंड, ये सभी क्या है? इंडोन्यूक्लियस है। आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, डोंट वरी। ठीक है, जब कट लगाते हैं बच्चों उसके बाद क्या होता है? कट लगाने के बाद हेलिकेज एंजाइम आता है। ठीक है, थर्ड वन क्या? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करते हैं। ठीक है, तो हेलिकेज एंजाइम पूरा नाम क्या है? डीएनए हेलिकेज है ना, डीएनए हेलिकेज। तो इसके बीच में देखिए डीएनए के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा बताइए? हेलिकेज एंजाइम यहां से ब्रेक करता चला जाएगा। तो ये देखिए दोनों चेन अलग अलग हो गई है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने ब्रेक किया बताइए? हेलिकेज एंजाइम ने किस बॉन्ड को ब्रेक किया? हाइड्रोजन बॉन्ड को। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि इंडोन्यूक्लियस किस बॉन्ड को ब्रेक करता है बच्चों बताइए? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। किसको? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये किसके बीच प्रेजेंट होता है? टू एडजेसेंट शुगर के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नोट करेंगे, नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब जरा बच्चों मेरे समझिएगा, यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है कि सर मुझे बताइए ये दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट हो गई तो क्या ये फिर से जुड़ सकती हैं? ये तो पहले भी जुड़ी हुई थी तो फिर से जुड़ सकती हैं। बिल्कुल जुड़ सकती हैं। ये फिर से आपस में फिर से रिकॉइलिंग ना करें, इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर SSBP सिंगल स्टैंड बॉन्डिंग प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि इनकी फिर से कॉइलिंग ना हो सके। SSBP का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे बच्चों? देखिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। समझ में आया क्या? इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब जरा समझिए, अगर हम क्या हो बच्चों मेरे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्या हो हम इस स्टैंड को यहाँ, ये वाली जो दूसरी वाली स्टैंड है, देखो सपोज करो ये A वाला है, ये B वाला है। ठीक है, तो इस B वाले को अगर हम यहाँ से कट करें, ठीक है, यहाँ से कट करें और ऐसे, ठीक है, ये कट करें और इसको अगर हम ऑब्जर्व करें और थोड़ा सा इसको ऐसे 90 डिग्री ऐसे कर दें, ठीक है, तो क्या ये जो C हमारे पास डायग्राम है ये वाला ओवरऑल, तो क्या ये कुछ इसी तरह से नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। समझ में आया? तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं जिससे कि हमें थोड़ा स्पेस मिल सके। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हेलिकेज एंजाइम लगा हुआ है। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर रहा है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इन्हें कट कर रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ ये जो चैन है ये फिर से, ये वाली चैन और ये वाली चैन, ये फिर से आपस में ना जुड़ जाए, इसके लिए हमने क्या बाइंड किया है? SSBP, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्डिंग प्रोटीन को ऐड किया है। अब ये जो डायग्राम है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में हो, इसके लिए हम नेक्स्ट वाला डायग्राम लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। पहला कौन सा? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दूसरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। थर्ड वन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। फिर हमारा चौथा क्या था बच्चों? रेप्लिकेटिंग फॉर्म। देखिए ये वाई शेप ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, वाई शेप हो गया है ना। अरे बच्चों यही तो है, वेट ए सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये यही तो है। ऐसा डीएनए था, इसकी जब नीचे की चैन खोल रही होगी ऐसे, तो ऐसे हो गया ना वाई शेप। इसको थोड़ा 90 डिग्री ऐसे कर दो तो कैसा हो जाएगा? ये ओवरऑल दिख रहा है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। अब समझो, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्मेशन। ठीक है, अब जरा मेरे बच्चों समझिएगा, डीएनए की जो स्टैंड होती है एक तरफ क्या होता है? 5 प्राइम एंड, और उसी स्टैंड पर क्या होगा दूसरी तरफ? 3 प्राइम एंड। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर 5 प्राइम एंड है तो उसके अपोजिट क्या होगा? 3 प्राइम एंड। तो इसके अपोजिट यहाँ पर क्या होगा? 5 प्राइम एंड। क्लियर है? अब जरा समझिएगा, यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको लिखना चाहूंगा। ठीक है, 2 ही बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है,
उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये जो ब्लू वाली स्टैंड है ना, जो ओरिजिनल पेरेंट की स्टैंड है, ये पेरेंट डीएनए है ना, ये पेरेंट डीएनए है मेरे बच्चों। तो ये जो चैन सेपरेट हुई है, ये कैसे बिहेव करेगी? एज लाइक टेम्पलेट। कैसे बिहेव करेगी? टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। ये दूसरी वाली स्टैंड भी कैसे बिहेव करेगी? एज लाइक टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब होता है क्या सर? टेम्पलेट मतलब होता है मेरे बच्चों सांचा। सांचा क्या होता है? हिंदी में लिख लो, सांचा। जिससे एक पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, जिससे एक उसमें पर्टिकुलर शेप होता है, उसमें कुछ भी डालोगे ना तो वैसा ही बनकर वो निकलता है। जैसे समोसे बनाने के टेम्पलेट होता है ना, सांचा, ठीक है। गुजिया, कलौजी क्या बोलते हैं उसे, उससे भी एक स्वीट डिश होती है ना, उससे भी बनाने का एक टेम्पलेट होता है। नोट छापने का भी टेम्पलेट होता है ना, पैसे छापने वाला, है ना। बचपन में सभी के माइंड में एक ही आता था, नोट छापने वाला मिल जाए ना मशीन तो फिर तो पता है करोड़पति बन जाएंगे, है ना। चलो समझते हैं जरा। तो ये टेम्पलेट हो गया, इतना हमें समझ में आया। तो एक तरफ क्या है? एक तरफ क्या 3 प्राइम एंड है टेम्पलेट पर, दूसरी तरफ यहाँ पर नीचे क्या है? 5 प्राइम एंड। जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स समझनी है वो ये है बच्चों, यहाँ पर 2 मैं लाइनें लिखवाऊंगा, वो लाइनें अगर आपको समझ में आ गई तो सारा एकदम प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट करके लिखेंगे। नोट करके क्या नोट करके लिखेंगे मेरे बच्चों? नोट करके क्या लिखेंगे? पहला, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर आर attached at 3 prime end of template strand, template strand of DNA, strand of DNA। क्लियर है? जो दूसरी लाइन हमने लिखी है क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। दूसरा क्या है? न्यू एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, न्यू एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड are attached at 3 prime end of RNA primer, RNA प्राइमर। लो जी, हो गया, सारा का सारा खेल खत्म हो गया। कैसे बच्चों जरा समझिए। मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन एंजाइम कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज कभी भी स्टार्ट नहीं करता रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को कौन स्टार्ट करता है? आरएनए प्राइमर। क्लियर है? तो आरएनए प्राइमर यहां पर मैंने क्या लिखा है मेरे बच्चों? आरएनए प्राइमर क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है? आरएनए प्राइमर आर अटैच्ड एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड ये वाली ऊपर वाली देखिए जरा, इसका 3 प्राइम एंड कहां है? यहां पर। तो हमने यहां पर देखिए ग्रीन कलर का क्या अटैच कर दिया बताइए? आरएनए प्राइमर। क्या अटैच कर दिया है? आरएनए प्राइमर। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा यहीं पर देखिए, यहीं पर देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं। अगर ये इधर टेम्पलेट का 3 प्राइम एंड है तो यहां पर बताइए उल्टा होगा ना आरएनए प्राइमर पर। तो यहां पर आरएनए प्राइमर पर यहां पर उसके अपोजिट क्या होगा? 5 प्राइम एंड। देखिए लिखा गया 5 प्राइम एंड। तो यहां पर आरएनए प्राइमर पे ही इसके पीछे क्या होगा मेरे बच्चों बताइए? 3 प्राइम एंड। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, ठीक है। आगे चलिए, यहां पर देखिए बच्चों, सपोज करो ये जो टेम्पलेट स्टैंड हम देख पा रहे हैं, ये वाली टेम्पलेट स्टैंड, अगर ये पहले सिर्फ और सिर्फ यहां तक ओपन थी, सपोज करो यहां तक खुली थी, ठीक है, तो इसका इस टेम्पलेट स्टैंड का 3 प्राइम एंड कहां होगा? यहां पर, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड पर ही देखिए यहां पर फिर से क्या जुड़ा हुआ है? मैं कलर लेता हूं ग्रीन वाला, ठीक है। देखिए यहां पर फिर से क्या जुड़ा हुआ है हमारा? आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर क्या हो रहा है बच्चों? 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड पर आकर अटैच हो रहा है। तो फिर से मुझे बताइए यहां पर क्या होगा? आरएनए प्राइमर का ऊपर क्या होगा? 5 प्राइम एंड। नीचे की तरफ क्या होगा मेरे बच्चों बताइए? 3 प्राइम एंड। इतना समझ में आया मेरे बच्चों? हाँ, अब जरा समझो ध्यान से। दूसरी लाइन डिस्कस करते हैं, दूसरी लाइन डिस्कस करते हैं। क्या बोला है? न्यू एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड एट 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए प्राइमर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट किए थे ना, वो कहां पर अटैच होंगे? 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर का, या नीचे देखिए पहले, आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम एंड कहां है? यहां पर। तो नए वाले न्यूक्लियोटाइड कहां अटैच होंगे? यहीं पर। और ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? नए नए डीएनए, क्योंकि डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। बात समझ में आई क्या? यहाँ पर देखिए आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम एंड कहाँ है? यहाँ पर है। तो नए वाले न्यूक्लियोटाइड यहीं पर जुड़ेंगे और ये डीएनए की चैन बनती चली जाएगी। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों? हाँ सर, ये तो बड़ा ही ईजी था। है ईजी, है ना? पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा। चलिए आगे समझते हैं मेरे बच्चों। फिर से देखिए,
एक चीज़ और मैं आपको ऐड कराना चाहूँगा, ये मैंने बोला था पहले चेन ये यहाँ तक खुली होगी तो 3 प्राइम एंड यहाँ पर होगा आरएनए प्राइमर का, तो इसलिए टेम्पलेट स्टैंड का, इसलिए क्या होगा आरएनए प्राइमर यहाँ पर अटैच होगा। लेकिन क्या हो, ये चेन और भी ओपन हो तो 3 प्राइम एंड कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक आरएनए प्राइमर यहाँ पर अटैच होगा और इसका 5 प्राइम एंड कहाँ होगा आरएनए प्राइमर का, यहाँ पर। 3 प्राइम एंड कहाँ होगा, ये नीचे की तरफ। तो नए वाले न्यूक्लियोटाइड कहाँ, 3 प्राइम एंड पर अटैच होंगे, फिर से डायरेक्शन नीचे की तरफ। बात समझ में आई क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको ऐड करवाता हूं, एक और एडिशनल है, इंपॉर्टेंट है, तीसरी लाइन क्या, रेप्लिकेशन अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीट और एम्स दोनों का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है। बोला है कि जो रेप्लिकेशन होता है यानी नए नए न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते हैं वो किस डायरेक्शन में जुड़ते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। देखिए ऊपर, देखिए ऊपर वाली टेम्पलेट पर, यहाँ पर ऊपर क्या है प्राइमर का 5 प्राइम एंड, नीचे क्या है 3 प्राइम एंड। तो फिर क्या होता है, ये नए वाले न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं, देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर भी देखिए नए वाले न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों। हाँ जी। अब सर बताइए आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर जुड़ा था, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के लिए तो आरएनए प्राइमर रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसके बाद जो नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे ना उसके साथ क्या जुड़ा होगा बताइए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यही चेन को क्या करता है, लंबा करता है। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी डीएनए की स्टैंड अलग अलग हो जाएगी। फिर क्या होगा मेरे बच्चों, फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये पेरेंटल स्टैंड, ये ब्लू वाली, और इसके साथ साथ क्या हो गया, एक नई स्टैंड यहाँ पर बन जाएगी डीएनए की, ठीक है। तो एक डॉटर डीएनए ये बना, फिर यहाँ पर देखिए एक नई स्टैंड बनी है, ठीक है, और ये पुरानी वाली पेरेंटल स्टैंड, ठीक है। तो एक ही डीएनए से ओवरऑल कितने डॉटर डीएनए बन जाएंगे, 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। बात समझ में आई। हाँ सर आगे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा डाउट क्लियर हुए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और कुछ अगर डाउट रह गया तो भी आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। और हम क्या करेंगे, हर एक हमें अभी अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करना है, उसमें हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए जरा, एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। अभी ये जो आरएनए प्राइमर है ना, ये आरएनए प्राइमर जो लगे हुए हैं, ठीक है, समझिएगा आरएनए प्राइमर। तो इस नीचे वाले टेम्पलेट स्टैंड पर देखेंगे, ये जो नीचे वाली टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, नीचे वाली जो टेम्पलेट स्टैंड है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये ऊपर वाली टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, ये ऊपर वाली टेम्पलेट स्टैंड है। तो ऊपर वाली टेम्पलेट स्टैंड पर कंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही आरएनए प्राइमर लगाया। तो जब कंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन होता है जिस स्टैंड पर, उसे बोलते हैं लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है मेरे बच्चों। और समझिए यहाँ पर देखिए रुक रुक कर डीएनए बन रहा है, यहाँ पर देखो छोटा सा फ्रेगमेंट बना, फिर छोटा सा फ्रेगमेंट बना, ये और ओपन होगा तो ऊपर भी छोटा सा फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, रुक रुक कर डीएनए बन रहा है, तो इसे बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। बात समझ में आई बच्चों। हाँ अब जरा समझो, ये जो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट बने हैं ना लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, इन्हीं को बोलते हैं क्या मेरे बच्चों, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना। मैं बोलता हूं हमेशा कि दिनेश मुकेश सुरेश ने अगर डिस्कवर किया होता तो दिनेश मुकेश सुरेश फ्रेगमेंट बोलते, चिंटू फ्रेगमेंट बोलते, बंटू फ्रेगमेंट बोलते तो अच्छा होता, थोड़ा इंडियन टच आता, है ना। लेकिन नहीं किया, जापानीज साइंटिस्ट ने किया है और उनका नाम क्या था, ओकाजाकी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर ओनली फॉर्म ऑन लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड। लैगिंग मतलब क्या, जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं ना, इंटरनेट चलाते हैं अपने दोस्तों के वाईफाई लेकर के कनेक्शन वगैरह, तो रुक रुक कर चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, लैग हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, रुक रुक कर डीएनए बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड। और जो फ्रेगमेंट डीएनए का बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्लियर है मेरे बच्चों। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आरएनए प्राइमर दिख रहा है हमें, इस आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है बच्चों, ठीक है। इस आरएनए प्राइमर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब रिमूव करेंगे तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्रोकैरियोट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है मेरे बच्चों, यूकैरियोट हो सकता है। तो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए प्रोकैरियोट में जो एंजाइम लगता है उसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज
फर्स्ट। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वेट ए सेकेंड मेरे बच्चों, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था आजा भाई रिवर्स हो जा, नहीं हो रहा है, फिर से लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करवा लो सर जी से, ठीक है, अभी तक कम मेहनत हुई है। अगर आरएनए प्राइमर को रिमूव करना है, ठीक है, आरएनए प्राइमर को क्या करना है, रिमूव करना है मेरे बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेशन हुआ होगा, या फिर किसके अंदर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूकैरियोट, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रिमूव करने के लिए और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए अलग अलग एंजाइम लगते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, क्लियर है। वाइल जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें हम क्या यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, क्लियर है, इसे नोट कर लेंगे। अब सर एक चीज और समझ में नहीं आई, क्या कि सर ये जो आरएनए प्राइमर है अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो फिर इस डीएनए के फ्रेगमेंट और इस डीएनए के फ्रेगमेंट में गैप रह जाएगा, उसे कैसे फिल करते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चों, इस डीएनए के गैप को हम फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं उसे, डीएनए लाइगेज जो होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस गैप को फिल करते हैं नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। आइए लाइन टू लाइन मैच करते हैं, मैं इरेज करता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक साथ सब खिचड़ी बना पड़ा है, तो देख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। देखिए 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड थायमीन मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, द लिक्विड विच आर प्रेजेंट इनटू द लिक्विड और साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, है ना, साइटोप्लाज्म मत बोलना, लिक्विड ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर है। दे आर एक्टिवेटेड बाई एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी देंगे तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्या नाम है उसका बताइए, फॉस्फोराइलेज। ये एटीपी देंगे, इसी से तो फॉस्फेट निकलेगा, PO4 माइनस, कितने 2, ठीक है, तभी तो जाकर क्या बनेगा, मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। कौन कौन से ट्राइफॉस्फेट बनेंगे बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थायमीन ट्राइफॉस्फेट। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कहां पढ़ा है, 2 चैप्टर पढ़ा है मैंने आपको बताया। फॉस्फोराइलेशन पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में, फॉस्फोराइलेशन पढ़ा है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, क्लास 11th। The process of formation of ATP or energy is called phosphorylation. And what are photophosphorylation? Photo means what? Light. Phosphorylation मतलब क्या? Formation of ATP or energy. The process of formation of ATP or energy in presence of sunlight is called photophosphorylation. Clear है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश, क्या बात है, फोड़ेंगे। अच्छा हाँ, अभी सारी सीरीज में लाने वाला हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी हो जाए लाएंगे तो जरूर। नेक्स्ट क्या है बताइए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। कहां से हमने स्टार्ट किया था इसे देखिए मेरे बच्चों, यहां से देखिए। जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें सिर्फ एक ही होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक ही ऐसी स्पेसिफिक पॉइंट होती है जहां से हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, नोली दिया है, बट ऐसा क्या होना चाहिए, यहाँ पे ओनली होना चाहिए, ठीक है। ओनली 1 रेप्लिकॉन होता है, बट जो यूकैरियोटिक उनमें बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं। रेप्लिकॉन क्या है, एक ऐसी साइड जहां से हम स्पेसिफिक साइड जहां से हम कट करके रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस एंजाइम की हेल्प लेते हैं मेरे बच्चों, इंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। ये किस बॉन्ड को ब्रेक करता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन के को ब्रेक करता है, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सारी चीजें मिल रही हैं, हाँ सर मिल रही हैं। आगे चलिए मेरे बच्चों, यहां पर देखो, थर्ड हमारा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। किसकी हेल्प से हम इसे अनवाइंड करते हैं बताइए, खोलते हैं, डीएनए हेलिकेज का। इसका अनदर नेम बताया था सर आपने, फिर से बताइए, अनवाइंडेज या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। ये किस बॉन्ड को ब्रेक करता है, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक करता है। फिर क्या होगा, वाई शेप रेप्लिकेटिंग फॉर
रेडी हो जाएगी और टू सेपरेटेड जो स्ट्रैंड होगी उसे हम रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, किससे? रिकॉइलिंग से, फिर से जुड़ने से। किसके थ्रू? SSBP के थ्रू। SSBP का फुल फॉर्म सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्डिंग प्रोटीन, नीट का और आपके बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन। फिर देखिए बच्चों, SSB protein remains attached to both separated strands so to facilitate synthesis of new polynucleotide chain, यानी कि अटैच होते तो दोनों चैन अलग अलग होगी तो नया वाला न्यूक्लियोटाइड आसानी से जुड़ करके नई डीएनए की स्ट्रैंड बना सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? ज़्यादा फास्ट हो रहा है? नहीं सर, आप सही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे सर, ऐसे ही लगे रहिए, कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो रेप्लिकेटिंग फॉग तैयार हो जाएगी, वाई से भी ये तो पढ़ा है, सड़ा हुआ क्वेश्चन। आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसे लिख लेना वेरी IMP, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन। यहां पर देख बेटा, ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज मोल्ड और टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगी फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है, नई नई स्टैंड बनने के लिए, ठीक है। इट बिगिंस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल RNA मॉलिक्यूल, स्टार्ट कौन करेगा? RNA प्राइमर, ठीक है। RNA प्राइमर को हमने किस एंजाइम की हेल्प से बनाया था? RNA प्राइमेज, याद रखना, दिया नहीं है लेकिन लिख लेना, RNA प्राइमेज की हेल्प से हम बनाते हैं RNA प्राइमर को। आगे देख बेटा, RNA प्राइमर गेट एसोसिएटेड विद 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड ऑफ DNA and attach complementary nucleotide from surrounding of nucleoplasm. These nucleotide molecule bind to the complementary nucleotide on the template strand by forming hydrogen bond. कहना क्या चाहता है सर, मैं आपको बताता हूँ। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, ये देखिए पेरेंट डीएनए की स्टैंड है, ठीक है, पेरेंट डीएनए की स्टैंड है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच है मेरे बच्चों। किसके थ्रू अटैच है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो ये जब पहले अटैच थी तो कैसे थी? यहाँ पर एडेनिन होगा, यहाँ पर ग्वानिन होगा, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर एडेनिन। तो इसके ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बताइए? थाइमिन के साथ, क्योंकि एक ही रूल है बच्चों, चरगाफ रूल पहले पढ़ा है। अक्षय कुमार किसके साथ? ट्विंकल खन्ना के साथ शादी करेगा, कितने बच्चे उनके हैं? 2, ठीक है। और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? साइटोसिन के। क्लियर है मेरे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए ग्वानिन है तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन? साइटोसिन। साइटोसिन है तो वो किसके साथ? ऑलरेडी ग्वानिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमीन है तो किसके साथ? ट्विंकल खन्ना है ना, अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार है तो किसके साथ? फिर से ट्विंकल खन्ना। क्लियर है? ये तो डीएनए की पेरेंट स्ट्रैंड थी, लेकिन जब आपने हेलिकेज एंजाइम का यूज किया था तो क्या किया था? इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया था मेरे बच्चों बताइए? ब्रेक कर दिया था। बात समझ में आई क्या? इसको क्या कर दिया था? ब्रेक कर दिया था। समझ में आया क्या? जब आपने ब्रेक कर दिया था तो जो नई टेम्पलेट स्टैंड बनेगी डीएनए की, ठीक है, यहाँ पर नए नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे ना, तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा? फिर से यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या होगा? T, यहाँ पर G है तो क्या होगा? यहाँ पर C, यहाँ पर C है तो क्या होगा? G, यहाँ पर T है तो क्या होगा? सर अक्षय कुमार। यहाँ पर क्या होगा? ट्विंकल खन्ना सर। समझ गए हो? यहाँ पर देखो नई स्टैंड बन रही है, लेकिन कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे यहाँ पर? यहाँ पर बताओ मुझे क्या होगा मेरे बच्चे बताइए? अक्षय कुमार। यहाँ पर क्या होगा? ग्वानिन। यहाँ पर क्या होगा? साइटोसिन। यहाँ पर क्या होगा? ट्विंकल खन्ना सर। यहाँ पर क्या होगा? अक्षय कुमार। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों? हाँ जी। तो अब देखिए पहले एक ही स्टैंड थी डीएनए की, अब कितनी स्टैंड बन गई मेरे बच्चों बताइए? 2 स्टैंड बन गई डीएनए की, ठीक है। यही डॉक्टर डीएनए बन गया हमारे, एक ही डीएनए से 2 डीएनए बन गया। इसी चीज को बोला गया एडेनिन थाइमिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन के साथ। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में, जाकर देखिएगा। आगे देख मेरे बच्चा, यहाँ पर क्या बोला है? द न्यूली बाउंडेड न्यूक्लियोटाइड गेट इंटरकनेक्टेड बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, वो तो पता है। फॉर्मिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड, द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम का, क्या नाम दिया एंजाइम का? डीएनए पॉलीमरेज। मैंने इसका नाम क्या पूरा लिखवाया बच्चों बताइए? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, वही याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑलवेज फॉर्म 5 to 3' डायरेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लेना, ठीक है। 5 to 3' डायरेक्शन में ही बनता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इरेज करते हैं इसे। चलो बहुत अच्छे। लीडिंग एंड लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड, इसमें कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करेंगे बच्चों? ये सेकेंड वाला पैरा, ठीक है, बाकी सब रिपीटेड है। ये सेकेंड पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। देखिए
One of the new synthesized stand developed continuously towards the replicating fork is called leading template stand. तो leading template stand क्या होती है? जिस पर कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसा फॉर्मेशन होता है? कंटिन्यूअस, जिस पर डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? लीडिंग टेम्पलेट स्टैंड। और जिस पर डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है डीएनए का उसे क्या बोलते हैं? लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड। बात समझ में आई? ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बना था? लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड पर। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यहां पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए द डीएनए सिंथेसिस ऑन लैगिंग टेम्पलेट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो लैगिंग टेम्पलेट स्टैंड पर ही क्या बनते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट, उन्हीं को क्या बोला है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला है, ठीक है। किसके बेसिस पर है? साइंटिस्ट ओकाजाकी के नाम के आधार पर, ठीक है। एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर ज्वाइंड बाई डीएनए लाइगेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट होगा आपको, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट है यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, किसके थ्रू ज्वाइन होंगे? डीएनए लाइगेज के थ्रू। इसे स्टार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन इन नीट एग्जाम। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज, है ना, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, रिप्लेस बाय डीएनए सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हेल्प से किस में रिमूव करेंगे? इन प्रोकैरियोट। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के थ्रू किस में करेंगे? इन यूकैरियोट। आरएनए प्राइमर को रिमूव करने की प्रोसेस, फ्लो डायग्राम दिया है बेटा। आगे देख बेटा, फाइनली डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमेरेज एंजाइम फॉर्म डबल हेलिक्स टू फॉर्म डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। फिर क्या हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा है ना, ऐसा डीएनए का आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पाइरल जो स्ट्रक्चर होता है, ये गायरेज या फिर टोपो आइसोमेरेज की हेल्प से बनता है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन करना चाहते हो आगे करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।